एक दशक में अब में क्या फ़र्क आया है, स्पेशली फॉर बिजनेस entrepreneurs, especially the younger generation whose generations have been in business? What is the difference that you see? यूपीआई में 19 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ अभी क्लॉक हो रहे हैं. दैट इज 19 बिलियन विद अ बी. आप कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया काफी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है. इस पर काफी ऑपोजिट व्यूज हैं. जहां पहले अक्सर विदेशी उत्पाद ही बाजारों में छाए रहते थे, तो वहीं अब भारत की बनी चीजें देश और दुनिया में अपना परचम फहराएंगी. दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहाँ कीजिए, मैन्युफैक्चर यहाँ कीजिए. We want to make India a global manufacturing destination. गांव-गांव तक बिजली गई है, सड़क गई है, पानी गया है. ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डेटा तो है नहीं. नई सरकार आई है दिल्ली में 10 सालों के बाद, तो आई एम होपफुल कि ये कुछ. मेक इन इंडिया अगर वाकई इतना सक्सेसफुल है तो हमें क्यों बाकी कंट्रीज पे रिलाई करना पड़ रहा है? एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम उसका सीधा बेनिफिट हिंदुस्तान के नौजवानों को मिले, उसे रोजगार मिले और उसका परचेजिंग पावर बढ़े. एक ऐसा चक्र है, उस चक्र को आगे बढ़ाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण काम आज ये लाइन का स्टेप मेक इन इंडिया. कि हर नागरिक को कुछ सक्रिय योगदान देना पड़ेगा इसके लिए, बिकॉज इसी से विकसित भारत का निर्माण होगा. और मुझे तो लग रहा है 2047 के ना एक जो हमारा इम्प्रेशन है पूरे वर्ल्ड में, उसको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं. उसके चलते आई थिंक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में अभी भी हम बहुत दूर हैं. उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत. अराइज, अवेक एंड स्ट्राइव फॉर नॉलेज. नमस्कार. 2047 तक भारत को विकसित बनाने का सपना, क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जुमला है या एक वेल प्लान्ड रोड मैप? आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आदित्य पिट्टी जी से, जिनकी किताब विकसित भारत इंडिया एट 2047 भारत के भविष्य का एक विजनरी ब्लूप्रिंट देती है. इस किताब में उन्होंने डीप रिसर्च के बेसिस पर बताया है कि भारत को अगले 20 सालों में एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और किस दिशा में हम एक्चुअली बढ़ रहे हैं. हम इस कॉन्वर्सेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट और चैलेंजिंग सवालों पर फोकस करेंगे. क्या बीजेपी का विकसित भारत विजन ग्राउंड रियलिटी से मैच करता है? क्या हम बाकी सेक्टर्स के डेवलपमेंट में ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ्स को कमज़ोर कर रहे हैं? क्या है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का असल असर? भारत जहां आज भी अनाज सरकार को देना पड़ रहा है, कास्ट, रिलीजन और जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज़ है, 2047 में कैसा होगा? और आप और हम इस विजन में कहाँ फिट होते हैं? ये सिर्फ ग्रोथ की कहानी नहीं है, ये है भारत के इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और सिक्योरिटी चैलेंजेस की कहानी. तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट डिकोड करने वाले हैं आदित्य पिट्टी जी के साथ. नमस्कार आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंडिक पेन उत्तिष्ठ भारत सीरीज़ में. नमस्कार लिपिका जी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर. आपकी किताब 2047 का भारत को एक विकसित बनाने का जो एक ब्लूप्रिंट देती है, उसमें आपने कई सेक्टर्स को कवर किया है. लेकिन आज भी कई ऐसे क्रिटिक्स हैं जो ये बात करते हैं कि ये सिर्फ बीजेपी का एक जुमला है. ग्राउंड में रियलिटी बहुत डिफरेंट है. इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए लिपिका जी, ये जो पुस्तक का जो फ्रेमवर्क है, एक तो ये जो पूरी कहानी है मैंने आंकड़ों से लिखी हुई है. सो इट्स अ स्टोरी टोल्ड बाय डेटा एंड नंबर्स. बिकॉज मेरा विश्वास है कि नंबर्स डोंट लाई. तो मुझे ओपिनियन नहीं देना था. आजकल तो बहुत ओपिनियंस है, मेरा ओपिनियन हो सकता है, आपका अलग, सभी का ओपिनियंस रहता है. और आप तो मीडिया वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं, तो देर आर ऑल बायस्ड नैरेटिव्स. ये तो और भी बायस्ड पोलराइज नैरेटिव्स हैं. तो मुझे एक तो डेटा से समझाना था. तो ये सब वेल पब्लिश्ड पब्लिक इंफॉर्मेशन, रिलायबल डेटा है. तो अगर आप डेटा पढ़ेंगे तो आपको खुद ये क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि कितनी तरक्की हुई है पिछले 10 सालों में, 2014 से. तो ये तो डेटा बता रहा है.
मैं खुद विभिन्न बिजनेसेस चलाता हूँ, तो उसमें मैं एक कोटेशन यूज़ करता हूँ फ्रॉम डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग. Okay. He is considered the quality guru. तो इफ़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विंस अ डेमिंग प्राइज, वो एक ओलंपिक गोल्ड मेडल के जैसा होता है. तो उनका एक फेमस कोट है, इन गॉड वी ट्रस्ट, रेस्ट मस्ट ब्रिंग डेटा. तो सब चीज़ जो मैंने लिखी है वो डेटा के साथ है. मैं चैलेंज करता हूँ कि आपके पास कुछ अच्छा डेटा हो, फैक्ट चेक डेटा हो, तो आई वुड ऑलवेज लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, बट इट शुड बी वेल फैक्ट चेक डेटा. सो बेसिकली आप चैलेंज कर रहे हैं कि अगर मेरी किताब को काउंटर करना है तो डेटा लाओ. हाँ, डेटा, और आप ये भी बताइए साइटेशन के साथ कि कहाँ से आया ये डेटा. इनफैक्ट एक और मेरा चैलेंज है कि जिस गति से डेवलपमेंट हो रहा है भारत में, मेरी पुस्तक तो मैंने करीबन 6-7 महीने पहले लिखना बंद किया था. जी. फिर पब्लिशर के पास था, पब्लिश हुई है. तो आई कैन चैलेंज एंड से कॉन्फिडेंटली कि आप कोई भी डेटा लेके आइए, आपका नंबर मेरे नंबर से बड़ा होगा. बिकॉज तरक्की हो रही है देश में, डेवलपमेंट, पेस ऑफ चेंज, स्केल, स्पीड इतना फास्ट है कि आपका नंबर मेरे से बड़ा होने वाला है. इसी पे अगर हम थोड़ा सा और गहराई में जाएं एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने कहा डेटा है, आपने कहा ओवरऑल डेवलपमेंट है, तरक्की हो रही है, हम सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी प्रतीत होता है कि जैसे हमारा फोकस डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, एआई इसकी तरफ ज़्यादा है, और जो हमारी ट्रेडिशनल जो स्ट्रेंथ्स थी जैसे खेती है या मीडियम साइज, स्मॉल साइज्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, या जो घरेलू इंडस्ट्रीज़ थी, उत्पाद के जो ज़रिए थे, रोज़गार के जो ज़रिए थे, उन पे शायद हम उतना अचीव नहीं कर पाए हैं या उतना फोकस नहीं रह पाए हैं. लिपिका जी, मेरा दृष्टिकोण कुछ थोड़ा सा अलग है इसमें, और मेरा खुद का एनालिसिस. आई थिंक भारत विद 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ आबादी है हमारी कंट्री में, और गांवों में भी रहता है भारत और शहरों में भी रहता है. तो यहाँ जो डेवलपमेंट मॉडल है ये एक यूनिक होना पड़ेगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी यही कर रहे हैं. तो मुझे लगता है हमारी डबल स्ट्रैटेजी है इंडिया में, एक तो टॉप डाउन एंड बॉटम अप. टॉप डाउन का मेरा मतलब है जैसा औद्योगिकरण होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, डिस्पोजेबल इनकम आता है मिडिल क्लास के हाथों में, तो उससे इकोनॉमी में ही जाता है, तो इस तरह की भी तरक्की होती है. पर जो हमारे गरीब लोग हैं एंड इनको भी सपोर्ट देना बहुत महत्वपूर्ण है. तो हम वो भी कर रहे हैं. जैसा आपने जिक्र किया, हम 80 करोड़ लोगों को अनाज भी दे रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर भी निकाला है. तो ये भी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इसमें जो सोशल स्कीम्स हैं भारत सरकार की, एक तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, स्केल आप देखिए, डायरेक्टली हाथों में आ रहा है पैसा, विदाउट मिडल मैन, विदाउट एनी करप्शन, विदाउट एनी प्रॉब्लम. और आंकड़े इतने बड़े हैं, मैं खुद मतलब चौंक जाता हूँ एवरी टाइम. मैं इसको अपडेट करना पड़ता है मुझे. आई थिंक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में करीबन 48 लाख करोड़, 48 लाख करोड़ इसमें ऑलरेडी ट्रांसफ़र हुआ है. तो स्केल इतना बड़ा है इस सब कामों में. तो मुझे लगता है ये दोनों स्ट्रैटेजी जो है, बॉटम अप एंड टॉप डाउन, आज बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए. आदित्य जी, बट कहीं ना कहीं हमें ये भी समझ आता है कि अगर हमारी अभी तक की, हम जो 2014 से हम इसको लेंगे, क्योंकि मोदी जी ने ही ये बात शुरू की 2022 में कि हम विकसित भारत की जो सोच है, जो विज़न है, उन्होंने ही इस बात पर विचार करना शुरू किया. और 2014 से मोदी जी जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं. वी एक्सपेक्ट that उनके, and that is what is being propagated, that उनके लीडरशिप के अंदर भारत has moved way ahead and way faster. लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि पिछले जो 11 साल हैं अब लगभग, उनमें जो स्पीड रही है कई क्षेत्रों में, ऐसा तो है नहीं कि बराबर रही होगी. डिजिटल इंडिया, ओके, फॉर वंस वी कैन अंडरस्टैंड कि डिजिटल इंडिया जो कैंपेन है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है. हमारा अप्रोच डिजिटल और डिजिटाइजेशन को लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है. लेकिन वहीं पे और कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे उस तरह से प्रगति नहीं हुई है. आप
एक हमें इंसाइट दीजिए, क्विक इंसाइट, कि पिछले 11 सालों में हमने कुछ मेजर सेक्टर्स में क्या अचीव किया और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां हमें थोड़ा सा कुछ और करने की ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल लिपिका जी, ये आपका ऑब्जर्वेशन तो सही है। जी। पर विभिन्न सेक्टर्स के अलग अलग चुनौतियां और चैलेंजेस भी हैं। तो जैसा आपने भी जिक्र किया था, एक तो डिजिटल इंडिया, जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हम आज कहते हैं DPI, तो दिस वाज अ वेरी वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी। पहले इसको इंडिया स्टैक भी कहते हैं। तो पहला लेयर था आइडेंटिटी विद आधार कार्ड्स, फिर UPI पेमेंट्स आया, डिजी लॉकर आया है, ONDC फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो ये तो हमारा वर्ल्ड क्लास के, आई सेड इनफैक्ट इट इज़ वर्ल्ड बीटिंग। आज इनफैक्ट भारत में 48% ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में होता है। तो ये स्केल है। UPI में 19 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ अभी क्लॉक हो रहे हैं। दैट इज़ 19 बिलियन विद अ बी। तो ये स्केल है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो दिस इज़ वन ऑफ द क्राउन ज्वेल्स ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। और ये अभी आपको भी पता है, हम लाइसेंस करके रोल आउट कर रहे हैं टू अदर कंट्रीज़। करेक्ट। आई थिंक जो मेक इन इंडिया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं, PLI स्कीम्स, मैन्युफैक्चरिंग के, ये अनदर बिग सक्सेस स्टोरी है। आपको भी पता है कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करीबन 5 साल पहले ही भारत कुछ खास मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में था नहीं, और अभी वी आर द वर्ल्ड्स नंबर 2। तो इसमें भी सक्सेसफुल, वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज। इसमें एक और है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ज़्यादातर यहाँ सब इंपोर्ट होता था डिफेंस इक्विपमेंट। ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क भी है। अभी इतना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है भारत में कि अभी रिसेंटली आज ही कोई आंकड़े आए हैं कि वी हैव हिट डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ 1.5 लाख करोड़। 1.5 लाख करोड़ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, निर्यात भी हो रहा है। तो ये कुछ सक्सेस स्टोरीज तो हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, आई वुड थिंक, अभी कुछ लोग समझते हैं अपने शहरों में देख के, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। शहर के लेवल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लोकल कॉरपोरेशन के होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे होता है, पर जो सेंट्रल स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वर्ल्ड क्लास है। स्पीड, स्केल, एयरपोर्ट्स आप देखिए, रेलवेज, ब्रिजेस, हाईवेज, तो ये सब सक्सेस स्टोरीज़ हैं। कुछ सेक्टर्स में गैप्स तो हैं, मैं सहमत हूँ आपसे। पर इसमें एक और एंगल भी है कि जो इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। जैसा हेल्थ केयर हो, एजुकेशन, तो ये काफ़ी कुछ स्टेट कंट्रोल में आता है। तो कुछ राज्यों में सिर्फ ऑपोजिशन के नाम पे बहुत सारे स्कीम्स इन लोग कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और इनको अटकाया हुआ है। तो दैट इज़ ड्रैगिंग डाउन द नेशनल एवरेज। आपने कुछ ऐसे सेक्टर्स की बात की जो थोड़ा सा पेन पॉइंट है, काफ़ी डिस्कशंस में रहते हैं। उनमें से है एक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और PLIs। इस पर काफ़ी ऑपोजिट व्यूज़ हैं। अगर आप कहें तो बड़े डाइवर्जिंग व्यूज़ हैं कि आप कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है, PLI में भी काफ़ी हमने बढ़त हासिल की है, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो मेक इन इंडिया अगर वाकई इतना सक्सेसफुल है तो हमें क्यों बाकी कंट्रीज़ पे रिलाई करना पड़ रहा है फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी क्रिएटेड इंडिजिनियसली। देखिए, लॉट ऑफ दीज थिंग्स, मतलब इसका एक अलग व्यू पॉइंट है मेरा। अच्छा। कि भारत सरकार की जो नीतियां हैं और जो स्कीम्स हैं, वो बहुत ही सपोर्टिव हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मैं खुद, मेरा एक व्यवसाय है वो मैन्युफैक्चरिंग में है, फॉर मशीन कंपोनेंट्स, फॉर ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस सेक्टर। तो मेरा इसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी है। तो भारत सरकार की स्कीम्स एंड नीतियाँ सपोर्टिव हैं। अभी काफ़ी कुछ प्राइवेट सेक्टर जो करता है, इट इज़ नॉट ओनली ड्रिवन बाय नेशनल इंटरेस्ट नेसेसरली। दे आर आफ्टर ऑल कंपनीज एंड दे आर ड्रिवन बाय कमर्शियल इंटरेस्ट। तो अगर उनको कुछ कम दामों में बाहर से मिलता है तो वो निर्यात का, आयात कर रहे हैं कुछ चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा 2000 कमर्शियल रियलिटीज़ में देखता हूँ। मेरे लिए ज़्यादा इसमें कंसर्न या प्रॉब्लम मैं नहीं देखता हूँ इसमें, बिकॉज अल्टीमेटली जब स्केल बढ़ेगा उन चीज़ों का, मैन्युफैक्चरिंग
भारत में, तो उनकी भी दाम कम होंगी एंड देन से द इम्पोर्ट्स विल रिड्यूस. तो आई एम नॉट सीइंग दैट एज अ चैलेंज. आप खुद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं. आपके जो है मतलब आई थिंक थर्ड जनरेशन है या फोर्थ जनरेशन है सिंस यू बीन इन some sort of business, some big business and industry. आप obviously I mean अगर आप manufacturing के लिए जो बोल रहे हैं तो we would take it maybe with a pinch of salt, but coming from a horse's mouth we'll say कि ठीक है शायद manufacturing में वाकई improvement है. But अगर मैं comparisons draw करने पे आऊँ तो आज से probably एक दशक पहले तक तब भी आप you were very well entrenched in your business, आप run कर रहे थे. उस एक दशक में अब में क्या फ़र्क आया है, स्पेशली फॉर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, स्पेशली द यंगर जनरेशन हुज जनरेशंस हैव बीन इन बिजनेस? व्हाट इज़ द डिफरेंस दैट यू सी? इसमें 2-3 चीज़ मैं कहूँगा लिपिका जी. एक तो द कंट्रोल एंड लाइसेंस राज इन अ सेंस एंड इंस्पेक्टर राज, द बेटर वर्ड वुड बी इंस्पेक्टर राज. आज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में एक दो चीज़ जो थी, सेल्स टैक्स ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट, एक्साइज ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट, ये सब चीज़ें तो गायब हो गई हैं. जब बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ मोदी जी के पहले टर्म में, विच वाज जीएसटी, तो उससे ये सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं. अभी ये कोई भी ऑफिसर्स आते नहीं हैं. आज फैक्ट्री लाइसेंसेस ऑनलाइन हैं. लगभग सभी जो रेगुलेटरी लाइसेंसिंग एक्सेट्रा ये ऑनलाइन हो गया है. तो किसी का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो करप्शन ये सब बहुत ही दिखता ही नहीं है इन अ नॉर्मल केस. इफ़ यू आर रनिंग योर बिजनेस ऑनेस्टली, क्लीनली, डूइंग ऑल द रिटर्न्स, फाइलिंग एक्सेट्रा ऑन टाइम, तो ये लगभग मतलब दिखता ही नहीं है. और क्लियरेंसेस वगैरह सब सब quickly मिलते हैं. इट्स ऑल ऑनलाइन, तो थिंग्स आर मूविंग फास्ट. आप अपना पर्सनली देख लीजिए. इनकम टैक्स पहले आपका रेंज होता था, आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास आपका इनकम टैक्स रेंज है. सो द ऑफिसर नोज यू. आपकी अगर कुछ स्क्रूटिनी हो तो आपको जाके मिलना पड़ता था. तो ये सब अभी चले गया. इट्स ऑल बिकम फेसलेस, नेमलेस. आप अभी सब रिटर्न्स ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं. मेरा खुद का अनुभव है कि 1 साल का तो मुझे रिटर्न विद इन 1 डे मिल गया था. द रिफंड विद इन 1 डे आ गया था. और आपका अगर किसी भी कारण, ये सब अभी एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं जो आयकर विभाग ट्रैक करता है, तो आपका अगर कुछ रेड फ्लैग हो आपके रिटर्न में तो स्क्रूटिनी आ सकती है. बट अगेन आप अगर दिल्ली में हैं तो वो स्क्रूटिनी चेन्नई में निकल सकती है. द ऑफिसर हु इज़ हैंडलिंग योर फाइल कुड बी इन चेन्नई, तो वो आपको जानता नहीं है. तो कुछ ऐसा मौका नहीं है कि वो खाली अपने क्वेरीज़ आपको ऑनलाइन देगा, आप रिप्लाई करिए, ऑनलाइन फाइल करिए, तो वो बंद हो जाता है. तो दीज आर द थिंग्स. मैं एक और आपको आज का ही उदाहरण दूंगा. इनफैक्ट कल का मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ लास्ट 4-5 दिनों से. तो हम लोग मेरी एक फैक्ट्री है पुणे में, तो वहाँ हम एक सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, रूफटॉप. तो मैंने मेरे अकाउंट्स टीम को बोला था, इवन इन माय एब्सेंस, आप पता करिए कि जो बढ़िया स्कीम है, बढ़िया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से आप एक लोन पास करवाइए. तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा. इन लोग ने आई थिंक सिडबी को कांटेक्ट किया, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. बहुत अच्छे स्कीम्स हैं फॉर एमएसएमई सेक्टर्स. तो इन्होंने कुछ तो स्कीम में एप्लीकेशन दी, ऑल द पेपर वर्क उन्होंने ऑनलाइन अपलोड किया. मुझे कुछ करना नहीं पड़ा. एक ही मुझे फ़ोन आया था पुणे से कि आपको एक OTP आएगा फाइनल फाइलिंग के वक्त. तो वो OTP मैंने कल ही दिया उनको. एंड विद इन लेस देन 24 आवर्स सैंक्शन लेटर है मेरे हाथ में. ओके. एंड एट अ वेरी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट. बट तो ये है मतलब ये दिस इज़ अ स्कीम जो मैं कहना चाहता हूँ. ये MSME मिनिस्ट्री का है. ये गिफ्ट स्कीम बोलते हैं. कुछ ग्रीन इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग, एक्रोनिम है GIFT, ग्रीन. तो इसके अंतर्गत ये हुआ है. एंड ये मेरा खुद का भी अनुभव है. एक और बात जो आपने कही वो थी रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की. तो बात आपकी सही है कि स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़िम्मेदारी, डेवलपमेंट की ज़िम्मेदारी अलग होती है. और हम ये भी नोटिस कर रहे हैं कि हाईवेज़ बन रहे हैं, कनेक्टिविटी बेटर हो रही है, रोड्स की क्वालिटी बेटर हो रही है.
लेकिन वहीं पे एक और जो मुद्दा आता है कि हम अगर बहुत बेसिक सी बात करें तो एक गांव को शहर से जोड़ने के पीछे मुख्य कारण ये होता है, रोड वहाँ तक ले जाने के पीछे मुख्य कारण ये होता है कि वहाँ का जो कृषि प्रधान व्यक्ति है, पहली बात तो उसे दिक्कत ना आए अपने जो भी वो प्रोड्यूस है उसको उत्पाद मार्केट को, तक पहुँचाने के लिए। दूसरा ये रीज़न होता है कि अगर हम इस तरह की कनेक्टिविटी क्रिएट कर पा रहे हैं, उसको बेटर अपॉर्चुनिटी दे पा रहे हैं, तो दे विल स्टिक टू देयर सिटी एंड टाउन एंड Right. विलेजेस। लेकिन अब भी हम देखते हैं कि वो नहीं हो पा रहा है। गांव-गांव तक बिजली गई है, सड़क गई है, पानी गया है, लेकिन आज भी आपको गांव के लोगों को राशन देना पड़ रहा है, क्योंकि और वो भी वहाँ ज़्यादातर लोग वो हैं जो प्रॉबेबली मिडिल एजेड और एल्डरली लोग हैं। बाकी यंगस्टर्स आज भी सिटी आना चाह रहे हैं, वो अट्रैक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस बारे में आप, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो हाइपर कनेक्टिविटी हो गई है, उसकी वजह से जो एक इनग्रेन्ड कैरेक्टर था गाँव का, सिंप्लिसिटी का, अ, बड़ी वैसी लाइफ का जो कि मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो कहीं न कहीं अफ़ेक्ट हो रहा है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल इट्स अ इंटरेस्टिंग पॉइंट लिपिका जी। इनफैक्ट जैसा आपने बोला वो लाइफस्टाइल इतना अच्छा है, सुकून, क्लीन एयर, वाटर, तो शहर के लोग वहाँ फार्म हाउसेस बना रहे हैं, तो दोनों चीज़ हो रही है। बट वो तो जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, पर इसमें मेरा 2-3 ऑब्जर्वेशंस है। एक तो अनफॉर्चुनेटली इन एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी लो है। वन ऑफ द बिग challenges इन एग्री सेक्टर इज़ कि यहाँ के लैंड पार्सल्स, लैंड होल्डिंग साइज़ कम है, छोटे हैं कंपैरेटिवली। वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज़ में नॉर्मल लैंड पार्सल्स थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स के होते हैं, तो यहाँ मतलब प्रोडक्टिविटी कम है, ऑटोमेशन कम है, मैकेनाइजेशन कम है, तो ये दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस। तो आई थिंक इसके कारण जो युवा हैं वहाँ गाँव में, दे आर कमिंग टू द सिटीज़ फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो दिस इज़ आई मीन अ नॉर्मल मूवमेंट ऑफ लेबर फोर्स। अगेन मतलब आई नो इससे प्रेशर बिल्ड होता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पर मैं ज़्यादा इसमें कंसर्न नहीं हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली अगेन वी आर अ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, थिंग्स अल्टीमेटली बैलेंस आउट हो जाते हैं। ऑल्सो जो हमने देखा हुआ है, अगर आप बाकी जो आज विकसित देश हैं ऑलरेडी, तो उनका भी अगर आप पाथवे देखें, उनका रोड मैप अगर आप देखें, तो ये सब चैलेंजेस आए थे एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द ग्रोथ स्टोरी। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो देखी गई हैं, एंड पर्सनली मेरा ज़्यादा इसमें आई एम नॉट कंसर्न। एक सेक्टर और है टूरिज़्म, जिस पर गवर्नमेंट का बहुत मेजर फोकस है। 4 धाम यात्रा के लिए उन्होंने कॉरिडोर बनाया है। अलग अलग क्षेत्रों में हमारे जो मेजर स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस थे, उनके डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। लेकिन उस पे फिर एक क्रिटिसिज्म ये आता है कि कई जगह पे जो उसका इनहेरेंट नेचर था, जैसे काशी विश्वनाथ को लेके कहते हैं, ऐसे ही उत्तराखंड में भी जो उसका एक इनहेरेंट नेचर था, जिस वजह से लोग वहाँ जाते थे सुकून के लिए, शांति के लिए, हमारा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो शायद उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जा रहा है। आएँ बाएँ दाएँ जैसे भी जो है, वी हैव टू प्रूव दैट वी हैव टू कनेक्ट एंड ब्रिंग मोर मनी इनटू थ्रू टूरिज्म इनटू ऑब्वियसली द लोकल मार्केट्स, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं वो इनहेरेंट नेचर अफेक्ट हो रहा है। आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, मेरा अनफॉर्चुनेटली मेरा एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव है, बिकॉज मैं इन जगहों से नहीं आता हूँ। तो मेरे दृष्टिकोण से अगर टूरिज़्म बढ़ता है, पर्यटक आते हैं, तो आई फील ओवरऑल ये अल्टीमेटली अगेन बेनिफिट करेगा। आई नो शॉर्ट टर्म पेन है, स्पेशली जो लोग वहाँ रहते हैं, पहले से रहते हैं, तो भीड़ बढ़ गई है, ट्रैफिक, बाकी चैलेंजेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग उनके लिए बढ़ गया है पर्यटक आने से, खाने पीने ये सब चीज़ों के खर्च तो बढ़ जाएंगे। बट आई फील इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मेरा इसमें 2 व्यू पॉइंट्स हैं। एक तो एज टूरिज़्म बढ़ना इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है फॉर इकोनॉमिक बूस्ट, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी होता है। आज अगर आप डेटा देखेंगे तो भारत इतना विशाल देश है,
यहाँ इतना कुछ है देखने के लिए, दिखाने के लिए, तो हमारा शेयर ऑफ ग्लोबल टूरिज़्म इज़ ओनली 1.4%, 1.4% है सिर्फ, और जो अर्निंग है इट इज़ ओनली 2.3% ऑफ ग्लोबल। ऐसे बहुत टोटल आई थिंक मुझे लगता है जो विदेशी पर्यटक आए थे भारत में पिछले साल वो था करीबन 2 करोड़। अभी बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे शहर हैं ग्लोबली जहाँ सिर्फ एक शहर में इससे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। तो टूरिज़्म डेवलप करना आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोप है भारत में, एंड दिस विल हेल्प द कंट्री एंड हेल्प दीज एरियाज़। जैसा आप बोल रहे हैं कुछ जो धाम हैं, जैसा आप अयोध्या बोले या काशी विश्वनाथ, चैलेंजेस हैं, बट मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म पेन है जब तक ये कुछ स्टेबलाइज हो जाएगा। और इसमें मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है कि जितने भी पर्यटक आएँ ये काइंड ऑफ अ मेल्टिंग पॉट बन जाता है। मैं भी काफ़ी बार गया हुआ हूँ, स्पेशली अयोध्या, तो मुझे अभी जो इसमें इंटरेस्टिंग लग रहा है जो पहले नहीं था, बिकॉज़ अभी सुविधाएं बढ़ गई हैं, एयरपोर्ट है, ये सब है, तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो मुझे इन सब जगहों में एक भारत का मिनी भारत दिखता है कि लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं, अलग अलग शहरों से आए हैं, अलग अलग इनकम लेवल है वहाँ। तो एक भारत का मिनी वर्जन मुझे वहाँ दिखता है, विच आई फील इज़ गुड ओवरऑल। और इसका एक और चीज़ है जो मैं विश्वास रखता हूँ कि जितने लोग आके अगर उसमें आप सिर्फ सांस्कृतिक दृष्टि से आप भी देखें, नॉट फ्रॉम अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो ये भी अच्छा है। बिकॉज जैसा इंग्लिश में कहावत है, इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम यू वोंट नो वेयर यू आर गोइंग। तो मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति जानना, उस पर गौरव करना, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बिकॉज़ मैं सबको कहता हूँ कि यही भारत का के जड़ है। जैसे एक विशाल पेड़ के जड़ होते हैं, तो भारत की जो जड़ें हैं वो 5-10 हज़ार साल पुरानी हैं। और इसीलिए हम लोग ने बार बार बहुत ही चैलेंजेस, क्राइसिस सिचुएशंस को हम सह पाए हैं। तो आई सी दिस ऑल एज अ गुड थिंग कि कम अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ इंडिया। Before we move ahead, just a small reminder to hit the subscribe button. एंड लेकिन टूरिज़्म को स्ट्रेंथन करने के लिए आदित्य जी एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है सिक्योरिटी। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में अभी भी भारत का जो एक व्यू है, भारत को लेकर जो व्यू है एज अ सिक्योर नेशन, एज अ सेफ नेशन, स्पेशली फॉर वुमेन, राइट, वो कहीं ना कहीं उसमें हम कुछ प्रगति नहीं कर पाए, लोगों की जो व्यू पॉइंट है उसको बदलने में। आपकी जो किताब है उसमें सिक्योरिटी, टेररिज्म, इन सब को लेके काफ़ी मेजर फोकस है, both from the data perspective in terms of the kind of investments we are making in curtailing and stopping in whichever way terrorist acts, also सिक्योर करने के लिए भारत को हम क्या करने, चाहे वो डिजिटली हो, चाहे वो फिज़िकल सिक्योरिटी का Right. मापदंड हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चूक है जिसकी वजह से हम ये अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अपना एक जो हमारा इम्प्रेशन है पूरे वर्ल्ड में उसको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप आज की परिस्थिति देखें, ख़ासकर ये जो पाकिस्तान के साथ हमारा अभी रिसेंट वो हुआ है, वॉर हुआ है, बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति है, हमारे आसपास पड़ोस के जितने देश हैं उनके साथ इंडिया का जो जिस तरह का अभी इक्वेशन है, उसके चलते आई थिंक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में अभी भी हम बहुत दूर हैं एक सिक्योर नेशन साबित करने के लिए। इसी में मैं एक छोटा सा पॉइंट जो ऐड करूँगी वो है नैरेटिव्स का। ऑन टॉप ऑफ दैट हम नैरेटिव्स में कहीं ना कहीं बहुत वीक हैं। हम अगर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर में हम जीते, हम उस नैरेटिव को भी स्ट्रांगली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं रख पाए हैं। ये मेरा मानना है, और ये हो सकता है काफ़ी लोग इससे वास्ता रखते हों। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी स्टडी के दौरान हम जो भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं टू मेक इट अ मोर सिक्योर नेशन, टू इंश्योर सेफ्टी फॉर वुमेन, टू इंश्योर कि टेररिज्म के एक्ट्स जो हैं धीरे धीरे कम Right. हो, आप क्या देखते हैं कि चलिए अभी तक तो जो हो रहा है, मैंने आपको अपना व्यू पॉइंट दे दिया, लेकिन आप कैसे देखते हैं इसको कि अभी तक हम जो अचीव कर रहे हैं, आगे आने वाले 20 सालों में
उसमें ऐसा क्या बदलाव हो जाएगा, या हम ऐसा क्या चेंजेस अभी से ला रहे हैं कि अगले आने वाले 10 साल में हमारा परसेप्शन ऑफ पीपल, मतलब वेस्ट्स परसेप्शन ऑफ इंडिया विल चेंज? देखिए, आपके प्रश्न में 2-3 पॉइंट्स हैं, तो आई विल स्टार्ट एंड आई फील इट्स इन 3 लेवल्स। तो पहले तो मैं कहूँगा जो विमेन सेफ्टी का है, तो दिस इज़ एब्सोल्युटली, देयर इज़ नो, कैनॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दिस। तो यहाँ तो पूरा सख्ती से पेश आना पड़ेगा। तो आई थिंक जो अभी नए कानून आए हैं, जो BNS बोलते हैं, भारतीय न्याय संहिता, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों में इन लोग ने स्ट्रेंथन किया है। सो मतलब जो इसमें दंड होगा एंड जो स्पीड से ये सब होंगे केसेस सेटल, तो इसमें इन्होंने सुधार करने की कोशिश तो ज़रूर की है इन द BNS। सेकेंडली, मैं अगेन इसमें देर इज़ नो डिफेंस एंड देर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन विमेन सेफ्टी, पर जो वेस्टर्न व्यू पॉइंट पे नैरेटिव चलाते हैं वो इट इज़ वेरी अनफेयर। बिकॉज डेटा आप देखेंगे, मुझे नहीं कहना है किस देश का, मैं नाम नहीं लूँगा, पर मोस्ट ऑफ दीज डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ में द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आर मच हायर, मच हायर ऑन अ पर कैपिटा बेसिस। हर चीज़ में आपको एक पर कैपिटा लाना पड़ेगा, बिकॉज उनके देश छोटे हैं, 10 मिलियन 20 मिलियन पॉपुलेशन, हमारे यहाँ 140 करोड़ लोग हैं। तो आप नैरेटिव की बात आ जाती हाँ है तो ना? पर आप देखिए, ये मैंने एक्चुअली स्टडी किया है, जी। ये कुछ चीज़ें मैंने किताब में नहीं लिखी हैं, बट उनका जो है क्राइम्स अगेंस्ट विमेन का रिकॉर्ड एंड नंबर ऑफ क्राइम्स इज़ फार हायर ऑन अ पर कैपिटा बेसिस देन इंडिया। अगेन दिस इज़ नॉट डिफेंस, मैं तो कहता हूँ कि टारगेट हैज़ टू बी ज़ीरो, विमेन सेफ्टी इज़ पैरामाउंट। तो ये 2 चीज़ थे। अभी जो इंटरनल सिक्योरिटी है भारत की, तो इसमें वन ऑफ द बिग चैलेंजेस था माओवाद। तो जो डेटा अभी दिखाता है, मेरे हिसाब से जो लास्ट मैंने आंकड़ा पढ़ा था, नियरली ये 90% कम हो गया। जो एरियाज़ थे नक्सल इन्फेस्टेड, जहाँ लोग जा नहीं सकते थे, ये ज़्यादातर अभी ख़त्म हो गए। इसमें माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत काम किया हुआ है एंड आप देख सकते हैं। मतलब अगेन आई वुड इंकरेज, जैसा मैंने किताब में भी पाठकों को बोला है कि आप प्लीज़ अपना फैक्ट चेक करिए, रीचेक करिए, मुझे भी अपडेट करिए, बट ये जेन्युइन है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी के विषय में जो माओइज़म है, नक्सलिज्म है, ये बहुत मतलब कम हुआ है। सेकेंडली, आप देखिए इवन इन टर्म्स ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़, जो पहले की स्थिति थी और अभी, डेटा आपको बताएगा। वो पूरे भारतवर्ष में आप देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, स्पेशली ये जो हुआ था पहलगाम में, तो हादसा तो हुआ था, पर फिर भी जो ओवरऑल है आंकड़े और नंबर ऑफ सच थिंग्स, ये बहुत कम हुआ है। अभी कमिंग टू नेशनल सिक्योरिटी, तो ये जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, ये आर अनप्लैन्ड, ये तो आए हैं। जो भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर में जो सक्सेस हासिल की है, वो तो सराहनीय है। मीन्स इट हैज़ बीन अनबिलीवेबल। ये जो भी स्ट्रैटेजी है भारत सरकार की कि कितना बताना, कहाँ बताना, वो तो उनकी कुछ रणनीति से चल रही है। बट मुझे लगता है जो कम्युनिकेशन इनको करना था, आई डोंट नो अबाउट मीडिया, पर जो आई थिंक इनको विदेशी सरकारों में जो कम्युनिकेशन देना था डायरेक्टली, तो टीम्स बना के बहुत सारे सांसद गए थे विभिन्न देशों में। तो आई थिंक जो राइट पर्सन को जो राइट कम्युनिकेशन देना था, वो दे दिया है। जो वेस्टर्न नैरेटिव्स हैं, मीडिया है, स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया, वो तो बायस्ड रहेगी। तो उस पर तो मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा, बट इट इज़ देयर। बट आई थिंक इन शॉर्ट, मतलब गवर्नमेंट इज सीज्ड ऑफ दीज चैलेंजेस, वेल अवेयर, वेदर ऑन आर ईस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट, और जो कदम वो उठा रहे हैं, मुझे तो एज अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ अपने आप को। और जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, तो उनको मैं सल्यूट करता हूँ कि वो जो काम कर रहे हैं हमारे सरहदों पे हैं, तो हम सब सो सकते हैं। आपने क्राइम को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन किया,
लेकिन वहीं पे अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं, जो कि आप अपनी किताब में जगह जगह जो है जापान का और बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका जो एग्जांपल लेते हुए कई कंपैरिजन्स ड्रॉ करते हैं, उसमें आप कैसे देखते हैं कि भारत की दिशा डेवलपमेंट की यूएस वाली होनी चाहिए या जापान वाली होनी चाहिए या चाइना वाली होनी चाहिए? किस तरह का रूट उन्हें देखना चाहिए, लेना चाहिए? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है लिपिका जी। ये मुझे भी इस पे थोड़ा और विचार करना पड़ेगा, बट ऑफ हैंड क्या हुआ है, मैंने जो कंपैरिजन दिया है, मैं दो पार्ट्स में अगर ये थोड़ा सा लंबा बिल्कुल। आपको बताऊं, तो एक तो मैंने एक सेक्शन लिखा है मैथमेटिक्स ऑफ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। गणित इसका क्या है, बिकॉज लोग सिर्फ आंकड़े दे देते हैं कि हम इतना बड़ा बनेंगे, ये होगा वो होगा। तो एक सरल वे से मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और एक 2 पन्नों में मैंने एक्सप्लेन किया है पुस्तक में। तो एक तो आज हम करीबन $4.3 ट्रिलियन हमारी अर्थव्यवस्था है, और यहाँ से हमको 30 ट्रिलियन पहुँचना है करीबन 22 सालों में। तो उसके लिए हमको एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं, वो 9.2% हमको अचीव करना पड़ेगा। ये भी नॉमिनल ग्रोथ रेट है, जो अर्थशास्त्री नहीं है, पर फिर भी मैं सरल वे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें इन्फ्लेशन भी, जो महंगाई है वो भी जुड़ जाता है। तो अगर आप महंगाई से निकालते हैं तो आपको रियल ग्रोथ रेट मिलता है, जो ऑलरेडी आज इतनी वैश्विक अस्थिरता है, चैलेंजेस हैं, फिर भी भारत आज वर्ल्ड्स नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी। आज हमारी बढ़त है करीबन 6.5% आज भी। तो ये जो एक तो आंकड़ा दिखाता है कि जो मैं इसका T20 का एक सिंपल उदाहरण दे दूंगा, T20 क्रिकेट मैच, कि ये दिखाता है, दर्शाता है कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है काफ़ी रीज़नेबल है और हम ये कर पाएंगे। अच्छा। प्रोवाइडेड जो हम कर रहे हैं रिफॉर्म्स, जैसा नेतृत्व है वो बदले नहीं, कुछ बड़ा चेंज नहीं आए, तो ये हम कर पाएंगे। तो एक ये है। अभी बहुत सारे जन ये भी प्रश्न करते हैं कि पन इतना 20 साल ग्रोथ कंसिस्टेंटली हो सकेगा क्या? तो इसीलिए मैंने जो कंपैरिजन किया है, जो कंट्रीज़ हैं लाइक जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इन्होंने इस टाइप की ग्रोथ दर्शाई है विकसित देश बनने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने हायर ग्रोथ रेट अचीव किया है इवन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि ये देशों ने किया है। तो दैट्स द सेकंड पॉइंट। और आपका जो पॉइंट है उसमें मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मुझे यूएस डेवलपमेंट मॉडल इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज इट इज़ अ नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी। वहाँ जो उन लोग आज विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था हैं, तो ये काफ़ी इन्होंने नॉलेज इकोनॉमी, सर्विस सेक्टर, इन सब से ये सब हासिल कर पाए। तो मुझे लगता है भारत में जो टेक्नोलॉजी स्किल्स, हमारा जो आज डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आज हमारी मध्यम आय यहाँ करीबन 29 ईयर्स है भारत में। तो ये सब हमारे लिए एक बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हमारा शिक्षण लेवल हाई है। तो मैं इसको एक इकोनॉमिक्स में एक टर्म आता है गोल्डीलॉक्स पीरियड। अगर आपने पढ़ा हो हमारी बचपन की कहानी गोल्डीलॉक्स एंड द 3 बेयर्स, सूप एक ठंडा था, एक बहुत ज़्यादा गर्म था, एक परफेक्ट था। तो गोल्डीलॉक्स पीरियड क्यों मैं कह रहा हूँ कि एक तो हमारा ग्रोथ रेट हाई है, जैसा मैंने कहा, और आज हमारी जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो बहुत ही लो लेवल पे आ गया है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते वो अनाउंस हुआ है नए नंबर, तो करीबन 1.6% पे है इन्फ्लेशन। तो ये हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड प्लस हमारी जो हमारा देश है वो लार्जली ग्लोबल चीज़ों से इंसुलेटेड है, बिकॉज हमारी लार्ज डोमेस्टिक कंज्यूमिंग इकोनॉमी है, हम ज़्यादा निर्यात पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो काफ़ी इंसुलेटेड है। तो ये सब कंडीशंस इज़ कॉल्ड अ गोल्डीलॉक्स पीरियड। तो ये हमारे हाई ग्रोथ का समय है और मुझे लगता है कि ये सब टारगेट्स हम अचीव कर पाएंगे। ओके। थोड़ा सा हम टच अपॉन करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे, जो कि वैसे तो वैश्विक मुद्दा हो गया है, बिकॉज ईयर आफ्टर ईयर द सिचुएशन ऑफ द क्लाइमेट
and the environment is degrading. क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे आपकी किताब भी उस पर टच अपॉन करती है. हम लोग भारत में भी कई ऐसे ग्रीन एंड ब्लू इकॉनमी जो हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, और कई ऐसे पॉलिसीज़ हम रोल आउट कर रहे हैं जिससे कुछ अचीव करने की कोशिश करें, हम बेटर अचीव करने की कोशिश करें. इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि इस पर्टिकुलर एरिया में हम आज भी एटलीस्ट नॉर्दर्न इंडिया में वी आर कॉफिंग स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स विद हाई पोल्यूशन लेवल्स. जब ऐसी स्थिति है कि एक आम आदमी को सांस लेने के लिए जूझना पड़ रहा है, हमारी ये पॉलिसीज़ कब तक इफ़ेक्ट करेंगी? क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि हम बातें बहुत करते हैं, सरकार के लेवल पे काम भी होता है, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तो इंसान को क्या लेके चलना चाहिए कि अच्छा अगर ये आज इम्प्लीमेंट हुआ है तो कितने साल में, मतलब आज अगर अनाउंस हुआ है तो कितने साल में इम्प्लीमेंट होगा? नहीं, इसमें 2-3 काइंड ऑफ पॉइंट्स हैं लिपिका जी. तो एक तो मैं पहले हाई लेवल भारत सरकार की लेवल पे बात करूँगा. ठीक है. कि एक तो जो मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, इसमें पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है. सो ही हैज सेड कि बाकी जो विकसित देश हैं आज, जब वो विकासशील देश थे और ये पाथवे पे थे ऑफ ग्रोथ, तो उन्होंने पर्यावरण का कुछ कंसर्न था नहीं उनको. तो उन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की विदाउट एनी कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट. अभी विकसित होके वो बहुत कुछ ज्ञान दे सकते हैं जी. अगेन भारत एक ऐसा देश है जो विकासशील पथ पे भी, विकासशील देश के पथ पे भी वो पर्यावरण को काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ द इंटीग्रल टू द स्ट्रेटजी है. तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं. एक तो पेरिस क्लाइमेट गोल्स, भारत एक अकेला देश है जो ऑलरेडी अचीव कर चुका है. हम अपने टारगेट्स में हैं. सेकेंडली, जो हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमने एक टारगेट रखा था कि 2030 तक हमें 500 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से उत्पन्न करना है. ये मेरे पुस्तक में भी लिखा हुआ है. तो आप हैरान होंगे लिपिका जी कि ये टारगेट हमने पिछले महीने अचीव कर लिया. अच्छा. 5 years बिफोर टारगेट. तो एज एन ऑथर मुझे चैलेंजिंग लगा है कि मेरा आंकड़ा इतना गलत हो गया है, बट एक भारतीय होने के नारे फ्रॉम अ सिटीजन्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं बहुत खुश हूँ. थर्ड, इसमें एक पॉइंट है कि आज अगर आप अगेन एमिशंस देखिए, अगेन आपको पर कैपिटा बेसिस पे सोचना पड़ेगा. हमारी आबादी 140 करोड़ है, ऑब्वियसली हमारा टोटल एमिशन हाई होगा, पर कैपिटा आंकड़ा जो है आज ग्लोबल एवरेज है 4.8% मेट्रिक टन पर पर्सन, ग्लोबल एवरेज. ओके. सो इसमें इसका मतलब है कि जो एक्चुअल विकसित देश हैं, और अगर आप चाइना भी सोचें तो इनका मच हायर है, इससे काफ़ी ज़्यादा है. फिर भी भारत का पर कैपिटा एमिशन है 1.9%. ओके. तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हम ऑलरेडी वी आर मच बिलो ग्लोबल एवरेज. तो ये सब काम हो रहा है. वी आर सीज्ड ऑफ दिस इशू एंड आई थिंक अच्छा काम चल रहा है. अभी जो आप बोल रहे हैं दिल्ली की हवा, इसकी समस्या, तो ये कुछ लोकलाइज्ड इश्यूज़ हैं. मुझे लगता है अभी नई सरकार आई है दिल्ली में 10 सालों के बाद जी. तो आई एम होपफुल कि ये कुछ सुधार हो जी. और आपसे अगले साल बात हो तो आप कुछ इसमें बताएं मुझे भी कि कुछ सुधार हुआ है. बट आई थिंक इट्स अ लार्जली लोकलाइज्ड इशू. वी नो ड्यू टू पर्ली फायर बर्निंग कंपाउंडेड बाय कोल्ड क्लाइमेट ड्यूरिंग दैट टाइम. तो ये जो जितनी मेरी जानकारी है, पर इसमें वापस वही आ जाता है कि कुछ चीज़ें हैं जो सिटी लेवल जुरिस्डिक्शन में हैं, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हैं, कुछ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. लार्जली ये जो चीज़ें हैं भारत सरकार के परव्यू से बाहर होती हैं, बिकॉज अगेन एग्रीकल्चर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट. तो वहाँ अगर पर्ली बर्निंग है से पंजाब में, तो इसमें भारत सरकार का काम और इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम है. चलिए ठीक है, हम भारत सरकार को नहीं इसमें इन्वॉल्व करेंगे. पर आदित्य जी, मेरे इस कॉन्वर्सेशन के आखिरी भाग में जैसे हम एंटर करते हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल, जो अगले सवाल हैं वो एक आम भारतीय के नाते पूछूंगी. डेटा अपनी जगह ठीक है, आपने एक इतनी रिसर्च करके एक किताब निकाली है जो कि आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट है
इन द पब्लिशिंग वर्ल्ड, जहाँ पे आप पूरे डेटा के साथ जो है अभी तक का जो विकसित भारत का जो हमारा रोड मैप है, क्या हो चुका है और कहाँ हम जा रहे हैं, उसके ऊपर आपने, एंड इट्स अ बिग फैट बुक, सो इन इट सेल्फ शोज़ कि बहुत डेटा है। लेकिन एक आम आदमी के रूप में मैं हूँ, या कोई व्यक्ति है जो सुबह अपने 9 बजे नौकरी पर निकलता है, शाम को 6 बजे वापस पहुँचता है, उसके लिए डेटा मायने नहीं रखता। बिल्कुल। उसको जो विकसित भारत का जो डेफिनेशन है, अगर हमें समझाना हो तो हम क्या कहेंगे कि विकसित भारत से वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है 2047 में? उसके लिए ऐसा क्या हो जाएगा कि उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, उसके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आ जाएगा? बिकॉज़ अगर आप अमूमन देखें तो 95% जनता सिर्फ अपनी नून तेन लकड़ी में ही बिज़ी है, अपना रोज़ी रोटी कमाने में बिज़ी है, उसे इस डेटा से कोई मतलब नहीं। तो अगर आपको ये बताना हो कि 2047 का जो भारत है वो एक आम आदमी के लिए कैसा होगा, उसमें उसके जीवन में डे टू डे लाइफ में क्या बदलाव आएगा, तो आप उसे कैसे बताएंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है लिपिका जी। तो ये एक विकसित भारत मीन्स अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन देखें, इट इज़ डेवलप्ड नेशन। तो ये ज़्यादातर जो पश्चिमी दृष्टिकोण है, वेस्टर्न व्यू पॉइंट, ये सिर्फ फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स आता है। आज जो वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डेफिनेशन है, तो करीबन अगर आपका पर कैपिटा इनकम $15,000 से ज़्यादा हो तो वो विकसित देश माना जाता है। पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो उन्होंने उल्लेख किया है काफ़ी उनके स्पीचेस में, और जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ये पुस्तक से, तो दिस इज़ अ डिफरेंट विजन फ्रॉम द वेस्टर्न व्यू पॉइंट। यहाँ वो चाहते हैं कि ये सब आंकड़े तो हमको, ये टारगेट्स तो मीट करना ही पड़ेगा, पर इसके अलावा वो चाहते हैं कि हर नागरिक का एक न्यूनतम जीवन स्तर हो और गुणवत्ता हो, उनको स्वास्थ्य सेवा, शिक्षण वर्ल्ड क्लास दे आर एबल टू एक्सेस, यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो भारत में। तो ये सब इनका सपना है। यहाँ पर्यावरण संरक्षण भी हो, हम सस्टेनेबली ये टारगेट्स अचीव कर पाएँ, और यहाँ हमका सांस्कृतिक गौरव भी हो। तो उनका सपना एक होलिस्टिक सपना है जो मुझे आकर्षित करता है कि ये एक बहुत ही अलग है। पश्चिमी दृष्टिकोण बहुत ही सीमित है, ये एक मच वाइडर होलिस्टिक विजन है। इसमें एक और चीज़ है लिपिका जी कि प्रधानमंत्री जी अंत्योदय की बात करते हैं। करेक्ट। तो ये तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की फ़िलॉसफी है। अगेन लिटरल ट्रांसलेशन आपके दर्शकों के लिए, इट इज़ राइज या अवेकनिंग ऑफ द लास्ट मैन। तो ये तो लिटरली वो चाहते हैं। आज जो बड़े बड़े स्कीम्स हैं भारत सरकार की, टैप वाटर कनेक्शन, हर घर जल, उज्ज्वला, उजाला, टॉयलेट्स, ये करीबन 90% से ज़्यादा इसका सैचुरेशन हो गया है। अभी वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं हर मिनिस्ट्री से कि आप ये जो रिमेनिंग गैप है 100% लाने के लिए, वो आप कैसा फुलफ़िल करने वाले हैं, बिकॉज वो रियली चाहते हैं कि अंत्योदय हो। तो ये आम आदमी के लिए जो विकसित भारत का सपना है मानने रखता है। इसमें मैं एक और चीज़ कहूँगा लिपिका जी कि ये विकसित भारत सिर्फ 10, 50 या 100 लोग हमको मतलब करके नहीं देंगे उपहार के रूप में। 2047 में अगर लोगों को लगता है, नागरिकों को लगता है कि कोई तो ये करेगा, विकसित भारत हमको पैकेज करके मिल जाएगा हाथ में, ये नहीं होगा। मैं ये पुस्तक में कहना चाहता हूँ, और जिसके बारे में मैं काफ़ी पैशनेट हूँ, कि हर नागरिक को कुछ सक्रिय योगदान देना पड़ेगा इसके लिए, बिकॉज इसी से विकसित भारत का निर्माण होगा। और मुझे तो लग रहा है 2047 के पहले हो जाएगा। मैं एक सिंपल बोलता हूँ, काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं क्या कर पाऊँगा, तो मैं तो बोलता हूँ कि मैं एक सिंपल उदाहरण दूंगा। वापस हम NCR में बैठे हैं, तो ट्रैफिक की समस्या है, तो इट इज़ ईजी टू ब्लेम कि ट्रैफिक पुलिस ये नहीं कर रही है, कॉरपोरेशन ये नहीं कर रहे। वो तो है, उन्हें जो करना है करना चाहिए, पर आपको क्यों पुलिस की ज़रूरत है रेड लाइट ना तोड़ने के लिए, जंप करने के लिए, गलत साइड से आने के लिए? अगर हम सब ये करें, ये भी राष्ट्र निर्माण है। हम स्वच्छता मेंटेन करें, ये राष्ट्र निर्माण है। आपको और कुछ बड़ा सक्रिय योगदान देना है तो और भी बढ़िया है। सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो सेल्फ डिसिप्लिन जो है वहाँ के सिटीजन्स का, और चाहे वो क्लेanलीनेस को लेकर हो, चाहे वो एक दूसरे का ध्यान
सीखने के लिए हो, चाहे वो रूल्स फॉलो करने के लिए हो, काफ़ी उसको लेकर अवेयर हैं, स्ट्रांग हैं। भारत में ये एक मेजर चैलेंज है ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। वेल आई थिंक आदित्य जी, ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही इंसाइटफुल रही। मैं जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे लिए समय निकाल सके आज। ये बातें जो हैं अभी आई एम श्योर जो आपकी किताब आई है 2047 को लेके, हर 2 साल 3 साल में हम वापस से जो है इस पर रेफ़र करेंगे और देखेंगे कि आपने जो रोड मैप ड्रॉ किया है उसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं। आई एम श्योर इसको क्रिटिकली रिव्यू करने के लिए भी कई लोग तैयार बैठे होंगे कि इसमें जो लिखा है वो डेटा जो है अपने आप में। और ये मेरा लास्ट प्रश्न है, इसके साथ मैं आपको जाने दूंगी, लेकिन डेटा को लेकर बहुत विवाद है कि जो सरकार अपने आप भी डेटा देती है वो फज्ड है। ये एक बहुत कॉमन जो है एक्यूजेशन लगता है, आरोप लगता है भारत सरकार पे। आप जब ये डेटा इकट्ठा कर रहे थे तो आपने क्या रेफरेंस पॉइंट्स रखे, और ये जो इस तरह का डेटा को लेकर जो एक प्रतिक्रिया है कुछ लोगों की, जो एक व्यू है कुछ लोगों का, उस वाज दैट एट द बैक ऑफ योर माइंड? नहीं, ये डेटा किस सोर्स से आ रहा है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसा आपने भी कहा है। मीन्स ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डेटा तो है नहीं, जैसा हम ऑलवेज मजाक में कहते हैं। सो इट इज़ ऑल वेल रेफरेंस्ड पब्लिक इन्फॉर्मेशन, और इसे कहते हैं ऑल्सो ट्रायंगुलेशन ऑफ डेटा। तो मैंने मल्टीपल सोर्सेज से सेम डेटा को क्रॉस चेक किया हुआ है। इनफैक्ट जो पुस्तक में एक रेफरेंस साइटेशन सेक्शन है वो करीबन 40 पेजेस लॉन्ग है, 40 पेजेस रिफरिंग की कहाँ कहाँ कौन से रिपोर्ट से या कौन से वेबसाइट से ये डेटा आया है। तो मेरा तो प्रयत्न था कि ये क्रॉस चेक हो जाए डेटा, डबल वेरीफाइड, ट्रायंगुलेटेड, और उसमें भी अगर मुझे कुछ 2 आंकड़े अलग अलग से लगे तो मेरा प्रयत्न था कि वो कम वाला ले लो या एवरेज कुछ करके ले लो। तो ये एक था मेरे मन में। चलिए, आपको विकसित भारत इंडिया 2047 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, और मैं आशा करती हूँ कि आपसे जल्द फिर से मुलाकात होगी किसी और सब्जेक्ट पे डिटेल में बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लिपिका जी। मैं अंत में एक ही चीज़ कहूँगा जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। इसी पॉजिटिव नोट पर आप सब दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि बिफोर यू मूव ऑन, click the subscribe button and the bell icon. Thank you.